चलिए जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो ये अपना सिलेबस रहेगा है कि सारे के सारे जो भी कंपटीशन के एग्जाम रहेंगे उन सभी एग्जाम के पर्पज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आज और दो वीडियो के अंदर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेल से, 2 लेक्चर्स में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसकी जो है एमसीक्यू सेशन में जो ग्रुप के अंदर भी लिंक डाल दूंगा कब हम लाइव होंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक की बेसिक आता है अपना सेल। ठीक है, जो बच्चे अगर कोई एक्स्ट्रा कोचिंग भी कर रहे हैं तो वो भी अगर साथ साथ में देखना चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। सेल की सबसे पहले बात करते हैं कि सेल के बारे में इंट्रोडक्शन हमें पता है कि एक तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, अगर साथ साथ में लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब संरचनात्मक यानी कि संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, एक सेल जो होती है वो 2 सेल में टूटती है। जो 2 सेल्स में टूटती है वो दोनों सेल्स समान होती है। सेम मतलब समान। एक सेल 2 सेल में टूटती है वो क्या होती है? सेम होती है, समान होती है। इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब होता है कि एक सेल 2 सेल में टूटती है वो दोनों क्या होती है? समान होती है। अगर हम बात करें सेल की खोज किसने की थी, ठीक है, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करें तो बेसिक में ये पॉइंट्स उनमें काम आएंगे एमसीक्यू में। तो सेल की अगर हम बात करें, डेड सेल की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की सेल की खोज की थी हुक ने। कौन से हुक ने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1600 के अंदर। और जब बात अगर सिंपल सी कर ले, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल डिस्कवर बाय एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक ने द्वारा इसने खोज की थी किसकी? लिविंग सेल की। ठीक है, अगर हम सिंपल सा देखें एक बार जनरली की जो सेल होती है उसके कंपोनेंट की बात हम करें तो मेनली 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम रहता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा रहता है साइटोप्लाज्म और तीसरा रहता है न्यूक्लियस। तो जनरली एक सेल 3 भागों में डिवाइड रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बात अगर हम करें सिंपल सा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर स्ट्रक्चरल है। आउटर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ वाटर लाइक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस क्या करता है? एन ऑर्गेनल होता है जो कि क्या करता है? सारी की सारी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक, अब हम एक एक करके बात करते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या है। ठीक है, ये बेसिक्स पॉइंट्स है, एमसीक्यू के अंदर इनका बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा। अराउंड जब हम 200 एमसीक्यू सोल्व करेंगे सेल के, कल या परसों करेंगे। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में लिंक डाल के बताऊंगा कब सोल्व करेंगे हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें यहाँ से। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या होती है? एक आउटर बाउंड्री होती है। क्या होती है? आउटर बाउंड्री होती है किसकी? सेल की। यानी कि अगर ये सेल है तो ये जो आउटर बाउंड्री है क्या रहेगी? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसके अंदर रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ जो रहते हैं वो उसे हम कहते हैं पूरा में। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर वाली, इसके अंदर क्या रहता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसके अंदर रहते हैं ऑर्गेनेलास। हमें ऑर्गेनेला क्या होता है ये भी हम सारा क्लियर डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनेलास अगर कोई लिखना चाहे वो साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि दो सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड सेलेक्टिवली अलाउज द सब्सटेंस टू एंटर और द लीव द सेल। ये जो क्या करती है, ये कुछ पदार्थ को अंदर आने से और कुछ पदार्थ को बाहर जाने का काम ये करवाती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा नाम रहता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी हुई होती है? लिपिड की। ये क्वेश्चन फिक्स है, वीआईपी क्वेश्चन ये आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की। लिपिड की जो होती है ये बाई लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? बाई मतलब 2, लेयर मतलब परतें। लिपिड की परत होगी 2। तो क्वेश्चन ये आएगा फिक्स यहाँ से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग कैसी होती है, तो ये आ जाएगा बाई लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की बाई लेयर। दूसरा क्वेश्चन की रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? डेड सेल की। जीवित की किसने की थी? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, ये मेन जो क्वेश्चन ये सारे CHO से लेकर के हम एस तक की सारी बात कर रहे हैं। लिपिड की बाई लेयर है जो कि 3 लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई है। 3 टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड की लेयर है पर ये 3 टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। पहला रहता है फोस्फोलिपिड।
फोस्फोलिपिड से सबसे ज़्यादा बनी हुई रहती है, अराउंड 75%। अगर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से बनी रहेगी। दूसरी रहती है कोलेस्ट्रॉल से। अगर कोई कहता है कि कोलेस्ट्रॉल खाने से ये कुछ होता तो देख लो भाई, कोलेस्ट्रॉल से किसकी बनी हुई रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है। तीसरी रहती है ग्लाइकोलिपिड से। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनी हुई रहती है, तो सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के लिपिड से बनी हुई रहती है? तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आ गया वीआईपी वापस, फोस्फोलिपिड से। तो हमने ये देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दूसरा नाम इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। तीसरा ये लिपिड की बनी हुई रहती है, इसके अंदर क्या होता है? पदार्थ का अंदर और बाहर एक्सचेंज और चलता रहता है। और इसके जो लिपिड की 3 लेयर होती है, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड, जिसके अंदर 75% कौन रहता है? फोस्फोलिपिड रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक नाम था, एक मॉडल था MOSAIC, मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कह रहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये 2 लिपिड की बाई लेयर होती है। ये लिपिड की बाई लेयर हो गई। इस बाई लेयर के अंदर कुछ सब्सटेंस धसे हुए रहते हैं। ये देखो, ये कुछ सब्सटेंस धसे हुए रहते हैं, इन सब्सटेंस को बोला जाता है प्रोटीन। और इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था, कि द मॉडल सेज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज 2 डबल लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड की 2 डबल लेयर होती है, जिसके अंदर कौन धसा हुआ रहता है? इन विच प्रोटीन इज एम्बेडेड, और प्रोटीन इसके अंदर धसा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आएगी ग्लाइकोकैलिक्स। एक टर्मिनोलॉजी, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन ए कार्बोहाइड्रेट रिच एरिया एट सरफेस, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर, इसकी जो सतह है उस सतह के ऊपर एक ये कार्बोहाइड्रेट का एरिया रहेगा। क्या रहेगा? इस कार्बोहाइड्रेट का एरिया रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन ए कार्बोहाइड्रेट रिच एरिया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक कार्बोहाइड्रेट का रिच मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का एरिया हो तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब समझ में आ गया। दूसरे अगर हम टर्म की बात करें, दूसरी टर्मिनोलॉजी रहती है सेल जंक्शन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा सेल जंक्शन के बारे में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट द वर्ड्स ग्लाइकोकैलिक्स रेफर्स। ग्लाइकोकैलिक्स का वर्ड्स क्या रेफर करता है तो पता देना कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट रिच एरिया को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा था सेल जंक्शन। सेल जंक्शन से क्वेश्चन आएंगे कि सेल जंक्शन होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के, 1, 2 और 3 टाइप के। पहले क्या कहते हैं हम? टाइट जंक्शन। दूसरे को हम कहते हैं डेस्मोसोम जंक्शन। क्या कहते हैं? डेस्मोसोम जंक्शन। और तीसरे को हम कहते हैं, वो कहते हैं गेप जंक्शन। क्या कहते हैं? GAP, गेप जंक्शन। टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन और गेप जंक्शन। अब ये मत सोचना कि भाई आप एक हाई प्रोफाइल कोचिंग से बिलोंग नहीं कर रहे हो, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिस जगह पे सुई काम आती है उस जगह पे तलवार कुछ नहीं कर सकती। और कभी कभी छोटी चीज़ भी इतना बड़ा धमाका कर देती है, जैसे कि आँख में घुसा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी कभी कभी आपको एडमिट होने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो कभी भी किसी को हमेशा जीवन में कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, बेहतरीन आज हमारे पास में सुविधाएं कम जरूर है, लेकिन हमारा जो हौसला और जो विश्वास है वो बहुत ही हाई लेवल का है ना। आप भी बने रहो तगड़े लेवल के साथ में। सेल जंक्शन कितने टाइप हो गया? 3, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन और गेप जंक्शन। और हमेशा ये ध्यान रखना जो चीज़ें आपको ये मिल रही है, अगर आप मुझे बता देना किसी भी कोचिंग के अंदर किसी ने सेल चैप्टर से शुरुआत की है क्या? नहीं करते वो ये सोचते क्वेश्चन नहीं आती, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आते हैं। ठीक है, हमारा वो नहीं, कोई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो भागदौड़ नहीं है। तो सेल जंक्शन कितने हो गए सर? टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन और गेप जंक्शन। अब हम एक और देखते हैं टाइट जंक्शन क्या होता है। मतलब एक सिंपल सा वर्ड में समझते हैं टाइट जंक्शन क्या है। टाइट जंक्शन, TIGST, टाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा जंक्शन होगा, ये मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है और ये फिर मान लो एक और सेल है। एक ऐसा जंक्शन होगा जिसके अंदर इस सेल के मॉलिक्यूल इस सेल के मॉलिक्यूल में नहीं जा पाएंगे। टाइट मतलब यही होता है कि कस के पकड़ा हुआ है, यानी इस सेल के मॉलिक्यूल इस सेल के मॉलिक्यूल में नहीं जाएंगे, इसे हम कहते हैं टाइट जंक्शन। ठीक है, इनपरमिएबल जंक्शन होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनपरमिएबल, इम्परमिएबल एक होता है परमिएबल। परमिएबल मतलब होता है कि इधर की कोई चीज़
मान लीजिए ये कोई एक चीज़ है, यहाँ पे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इधर की कोई चीज़ इधर चली जाए उसे कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये होती है इनपरमेबल, मतलब कि इधर की चीज़ कोई भी उधर नहीं जाएगी। तो टाइट जंक्शन क्या होता है? इनपरमेबल जंक्शंस दैट प्रिवेंट द मॉलिक्यूल फ्रॉम पासिंग थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी कि जो भी सेल, एक सेल का स्पेस है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कोई भी पदार्थ नहीं जाता है, उसे कहते हैं टाइट जंक्शन। दूसरा होता है डेस्मोसोम जंक्शन। डेस्मोसोम जंक्शन क्या होता है कि दो सेलों के बीच का ऐसा एरिया जिसके अंदर जो ये यहाँ के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। अब यहाँ ये बात नहीं है कि सर एक से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही नहीं, ये पकड़े हुए थोड़े कस के हैं। ये इसीलिए कस के पकड़े हुए हैं क्योंकि these are the type of cell junction that play a role in the provide mechanical strength and stability to tissue। ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं किसी भी टिश्यू को। लाइक ये देखिए, ये अपनी जो है हैंड की मान लीजिए टिश्यू है, या फिर अपने सपोज चलो ये मेनली फाउंड होते हैं अपने हार्ट में, क्योंकि हार्ट सबसे ज़्यादा जो है पंप करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरे हमारा होता है स्किन में, क्योंकि स्किन के ऊपर कोई भी देखो मैकेनिकल प्रकार की इंजरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूँ, सबसे बिजी ऑर्गन जो होता है लीवर, तो लीवर में, ठीक है। या फिर चौथा और कहाँ पे अगर चोट लगने का खतरा रह सकता है? सर्विक्स में, सर्विक्स में चोट लगने का खतरा रह सकता है, ठीक है। इन जगह पे कौन सी चीज़ रहती है? डेस्मोसोम जंक्शन। तो ये डेस्मोसोम जंक्शन क्या होते हैं कि डेस्मोसोम जंक्शन हमारे जो, अगर कोई पूछे कि सेल को ऐसे कौन सा जंक्शन है जो सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, सेल को मजबूती देने का कौन सा जंक्शन काम करता है? तो वो करता है अपना डेस्मोसोम जंक्शन। और तीसरा और दूसरा अगर आपसे पूछे कि मैकेनिकल इंजरी से भी कौन बचाता है, तो भी ये बचाता है डेस्मोसोम जंक्शन। और तीसरा जिसका नाम होता है अपना गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या करता है? सिंपल सा भाई, गैप जंक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक कोई सेल है या फिर ये दूसरी सेल है, इन दोनों के बीच में क्या गैप है, तो इधर के मॉलिक्यूल इधर आ जा सकते हैं। तो गैप जंक्शन वह होते हैं, ठीक है, द जंक्शन दैट अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। दो सेल के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, उसे हम कहते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो चीज़ों की। ये तो हो गया अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन। दूसरी हम बात करते हैं कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन अकर। ट्रांसपोर्टेशन अगर हमने बोला ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सेल क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। सेल के सर्वाइव के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जरूरी है, ठीक है। एक सेकेंड, सेल के सर्वाइव के लिए क्या जरूरी है? ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मेनली दो टाइप से होता है। कितने टाइप से? दो टाइप से होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा मैं लिख दूं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये देखते हैं। चलो, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ चलो पहले इसके भी भाग पढ़ लेते हैं। इसके फिर फर्दर तीन भागों में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, किसको? पैसिव को। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ओस्मोसिस, और जो तीसरा रहता है वो रहेगा फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है। एक्टिव के अंदर हम बात करेंगे, एक होता है प्राइमरी एक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है। पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर जो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी या किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ फोर्स, ओनली और ओनली क्या जो चीज़ रिक्वायर रहती है वो रहती है प्रेशर ग्रेडियंट। हम अगर ये समझ सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि सर क्योंकि बात करें फर्स्ट, अगर हम बात करें चलो इसमें डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। ये चीज़ें हमेशा होती है। एक ऐसी चीज़ इस जगह पे ज़्यादा है तो ये चीज़ मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम की ओर मूव करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो डिफ्यूजन के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्वेंट का हो सकता है, हवा का हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे।
जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होगा वो वाटर मॉलिक्यूल का होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो मूवमेंट होगा वो रहेगा सोल्यूट का। तो सोल्यूट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर जाएंगे, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। एग्जांपल हम समझते हैं। तो अभी एग्जांपल से हम समझने की ट्राई करें इसको, कि जो डिफ्यूजन का एग्जांपल वो क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑस्मोसिस का मान लीजिए ये कोई नमक का पानी है। किसका पानी है? नमक का पानी है। ये नॉर्मल पानी है, नमक पानी, और यहाँ पे हो गया आपका नॉर्मल पानी। ठीक है, मुझे बताओ नमक के पानी में और इस नॉर्मल पानी में, ठीक है, सोल्यूट किसके अंदर ज़्यादा है? इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, और सोल्यूट कम किसमें है? क्या हुआ इसको? हाँ, तो यहाँ सोल्यूट क्या है? ज़्यादा है, और इसमें सोल्यूट क्या है? कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट के अंदर कोई चीज़ जाएगी। अगर मुझे एक लो सोल्यूट से अगर कोई चीज़ हाई सोल्यूट के अंदर जा रही है, तो अब मुझे अगर सिंपल सा ये बता दूँ, यहाँ पे नमक ज़्यादा है पानी में, इसका मतलब होता है नमक हमने मान लो सोल्यूट मान लिया। ठीक है, तो फिर एक काम ऐसा करो, हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे नमक ज़्यादा है और पानी कम है। इधर क्या है? पानी ज़्यादा है, ये समझ लो। ठीक है, नमक नहीं है तो भाई पानी ज़्यादा है, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। पानी ज़्यादा तो नमक कम। अब मैं कह रहा हूँ अगर लो सोल्यूट चीज़ मूव कर रही है किसमें? हाई सोल्यूट में, इसका मतलब मुझे ये बता दो कि सोल्यूट जाएंगे तो साथ साथ में पानी यहाँ ज़्यादा वो भी नहीं जाएगा, तो पानी भी ज़्यादा जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो अगर आप ऐसा बोलते हो उसे कि हाई सोलवेंट से कोई चीज़, पानी को बोलते हैं यहाँ पे सोलवेंट। अगर सोलवेंट हाई सोलवेंट से लो सोलवेंट की तरफ जा रहा है, या फिर अगर आप बोल दो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ कोई चीज़ जा रही है, तो ऑस्मोसिस को दो भागों में आप बता सकते हो। एक तो परिभाषा ये हो सकती है कि लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट के अंदर कोई चीज़ जाती है, दूसरी हो सकती है हाई सोलवेंट से लो सोलवेंट के अंदर जाती है। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं है, वापस एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे दो चीज़ें हम बोल रहे हैं इस जगह पे। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पे नमक ज़्यादा है, तो मान लीजिए ये नमक की सत्ता हो गई। ठीक है, तो पानी ऑटोमेटिकली भैया यहाँ पे पानी बचा क्या? कम, पानी कम बचा। इधर बताओ नमक नहीं है तो पानी ज़्यादा हो गया ना, या पानी ज़्यादा है। तो अब पानी को बोलते हैं सोलवेंट और नमक को बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, अब परिभाषा कह रही है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है लो सोल्यूट से, यानी कि अब यहाँ पे सोल्यूट मतलब नमक यहाँ पे कम है, लो मतलब कम, तो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ जाना। ये एक तो हो गई भाई लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ। क्या मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि अब लो सोल्यूट है इसका मतलब ऑटोमेटिक देखो पानी ज़्यादा है, यानी हाई सोलवेंट है, सोलवेंट हाई है। या फिर इसे हम ये बोल सकते हैं हाई सोलवेंट से लो सोलवेंट की तरफ। ठीक है, ये होता है ऑस्मोसिस। तीसरा अपना चलता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पे भी मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट होगा किसका? मॉलिक्यूल का, पर किसके जरिए होगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट होगा, इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा हमने जिसकी बात की थी उसका क्या नाम है? वो है एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस के अंदर पता है हमें कि भी क्या लगेगी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर होती है। किसी भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट होते हैं उनके लिए किसकी रिक्वायर होगी? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर होगी। ठीक है, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी? एटीपी। जो एनर्जी होगी ये किसकी फॉर्म में होगी? एटीपी की। एटीपी मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में होगी, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाएगी। यानी उतनी देर तो हम यही समझ रहे थे, उतनी देर में दोनों में क्या हो रहा था? हाई से लो के अंदर कोई चीज़ जा रही थी। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे लो से हाई की तरफ कोई चीज़ जाएगी। ठीक है,
ज़्यादा से कम की तरफ दुनिया जाती दिखती है, पर यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ ये चीज़ जाएगी। इसे बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कोई चीज़ जाएगी, किसमें? एक्टिव में। और अगर सिंपल समझ लो यार, क्या होता है कि मान लो कि टंकी से ऊपर से नीचे पानी आता है, ये तो बिल्कुल सरल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। पर जब आप उल्टा काम करोगे, आप नीचे से पानी ऊपर भेजने की ट्राई करोगे, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ की रिक्वायर होगी। वो क्या रहेगी? आपका मोटर। मोटर के लिए क्या रहेगी? लाइट। तो लाइट क्या एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। ये फिर वापस आती है दो प्रकार की। पहला होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसे आप रहने दीजिए, ठीक है, ये अपने सिलेबस का भाग ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया ना भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो किसके अंदर रहता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, यानी कि ये समझ लीजिए, ये देखो, ये बाहर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन, अंदर ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब जो बाकी की जो चीज़ बची हुई है, कौन सा एरिया बाकी वाला? जो ये बाकी वाला सारा, ये जितना भी एरिया, ये सारा एरिया क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को फिर से हमने दो भागों में डिवाइड किया। इस एरिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक इसमें होता है साइटोसोल, साइटोसोल, और दूसरा रहता है इसमें ऑर्गेनेलेज। एक तो रहता है साइटोसोल और दूसरा रहता है ऑर्गेनेला। तो इस साइटोप्लाज्म को फिर से दो भागों में डिवाइड किया, साइटोसोल और ऑर्गेनेला। साइटोसोल क्या होता है कि साइटोसोल एक फ्लूइड पोर्शन है। क्या है? फ्लूइड पोर्शन है, जिसके अंदर अराउंड 70 to 80% वाटर रहता है। 70 to 90% समझ लो ना, पानी है इसके अंदर साइटोसोल में। अब 90% पानी है, जिसके साथ और भी कुछ चीज़ होंगी, जैसे प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कुछ आयंस हो सकते हैं, कुछ लिपिड हो सकता है, कुछ न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं साइटोसोल में। और फिर दूसरा होता है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कुछ स्ट्रक्चरल, यानी मैं ऐसे बता दूं, कुछ स्ट्रक्चर यानी स्पेशल स्ट्रक्चर समझ लो। स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं कि जो कि यहाँ पे फंक्शन करवाती है, सेल के फंक्शन करवाती है, ठीक है। क्या होती है? कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के फंक्शन कराती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आगे चले हम सेकंड हम बात करते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम एक बार जल्दी से यहाँ पे ये कंप्लीट कर देते हैं ऑर्गेनेल्स, उसके बाद में वीडियो खत्म करते हैं इसको। पहले ऑर्गेनेल्स का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप उस बच्चों की तरफ उस दुनिया में मत चले जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या दिखने का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी का पेपर नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा, आप कॉम्पिटिशन वर्ल्ड के अंदर आप उतर चुके हो, तो आपको ऐसा, ठीक है, वो बोल रहा है ना जैसे रणभूमि से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी जनरेशन, ठीक है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एटीपी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किसके लिए जिम्मेदार है भाई? पावर हाउस है, और ये किसके लिए जिम्मेदार है? एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो मैं से लिख दूँ डिस्टिंक्ट शेप। इसकी जो सेल होती है वो शेप होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अंदर एक तो बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है, एक इनर मेम्ब्रेन रहती है। तो ये बोल दिया मैंने इसके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार से ऐसे अटैच रहेगी, ऐसे जैसे ऐसे लगे कुछ चीज़ें बन रही है, तो हम इसे बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, CRISTAE। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे का मतलब हम ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार से अटैच होगी जैसे ऐसे लगेगा कि कुछ एक स्ट्रक्चर बन रही है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। इस माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, MATRIX, अरे MATRIX मैट्रिक्स, हाँ, ठीक है। ये जो क्रिस्टे होते हैं, ये आपने देखा नहीं, ये जो क्रिस्टे हैं, ये क्रिस्टे क्या करते हैं?
ये जो क्रिस्टे हैं CRISTA, ये जो क्रिस्टे होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। अब जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो मुझे बताओ ATP वैसा बना रहा, तो ATP ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा ATP बनेगी। तो जितने ज़्यादा अगर क्रिस्टे होंगे, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, ATP बनेगी, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, सेल को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खासियत बात ये होती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज़ की, सेशन की पूरे की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी एक स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल आदत होती है उसकी, वो क्या होती है कि उसके पास में अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अपना खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं DNA। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। और यहाँ तक की बात नहीं है, जेनेटिक मटेरियल खाली DNA तक ही नहीं है, उसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। उसके पास खुद का क्या होता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है, सिंपल सा यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ, उसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो यहाँ पे उसके DNA भी होगा और साथ साथ में राइबोसोम होगा, जो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन को बनाने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है। और अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में कहाँ पे मिल सकते हैं। अगर पूछा जाए बॉडी में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिलेंगे, तो सिंपल सा एक ही वर्ड का आंसर होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में काम इसका ये है कि एनर्जी बनाने का काम करता है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा खर्च भी वहाँ होगी तो सबसे ज़्यादा काम करेगा, और सबसे ज़्यादा काम करता है सबसे बिजी ऑर्गन, जो कि सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है, पूरे में बात करेंगे बिजी ऑर्गन कौन सा है, लिवर। तो लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगी। किडनी भी बिजी है भाई, किडनी भी दिन रात काम करती है, किडनी में भी रहेगा भाई। और एक तो ये काम करते हैं मसल्स पूरे शरीर का काम, मतलब मेनली काम यही करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली कहाँ पे रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर, किडनी और मसल्स। तो हमने क्या पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक पावर हाउस है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ATP जनरेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार की बताया कि जिसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किस प्रकार से अरेंज होती है, जैसे ऐसे लगता है कि ये क्या बना दी इन्होंने, क्रिस्टे बना दी। तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे होता है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साथ ही क्रिस्टे का जो मेन काम रहता है वो क्या रहता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। और जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा, और जब ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फिर तीसरी चीज़ थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं DNA। और साथ ही साथ इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखने को मिलेंगे, कि लिवर के अंदर, किडनी के अंदर और मसल्स के अंदर। ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आता है, अब बाकी वाली जो चीज़ें वहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो टॉपिक देख रहे हैं। अगला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे ऑर्गेनेलाज हैं जो हमने बोला ना, ऑर्गेनेला वो है ये, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार की संरचना है कि हमें संरचना के ऊपर नहीं जाना, हमें सिर्फ दो चीज़ों से ही मतलब रखना है कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। अब नाम से पता चला, देखो रफ मतलब खुरदरी मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट, इसीलिए वो हो गई खुरदरी। मान लीजिए ये कोई सत्य है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी सत्य खुद, तो इसे बोलते हैं रफ। तो ये जो सत्य पे जो चीज़ है वो क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का एक ही मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो RER होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराने के अंदर हेल्प करता है। सेकेंड होता है SER, ये दो स्ट्रक्चर जैसे, ये स्मूथ है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं SER। तो हियर नो राइबोसोम। और जब राइबोसोम नहीं होता तो बताओ क्या प्रोटीन बनेगा, नो, तो नो प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसकी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा, RER। ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ तो सिंथेसिस करेगा। ये करता है स्टीरॉइड का सिंथेसिस। स्टीरॉइड के अंदर कौन आता है, एक आता है मेल स्टीरॉइड जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा होता है फीमेल स्टीरॉइड जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कौन करता है, ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कंपटीशन का, ये वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, RER का, और ये हो गया SER का। यहाँ पे हो गया मामला ये कंप्लीट, ठीक है। एक और चीज़ ये फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है लिपिड। लिपिड को भी बनाने का काम कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड को भी बनाने का काम कौन करता है, SER, सिंपल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का तो एक ही काम है, कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, वो एक बचपन से जो रटा रटाया काम है वही गोल्जी का। गोल्जी अपने आप में बदलाव भी नहीं करता साला, इसका एक ही काम है, प्रोटीन को पैक करना, पैक प्रोटीन, और दूसरा काम होता है इसको प्रोटीन को यानी पैकिंग का काम होता है गोल्जी का, पैकिंग का। और कभी कभी इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी गोल्जी हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्ट में भी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों में गोल्जी हेल्प करता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कुछ थ्योरी की कोई छोटी बड़ी चीज़ छुट्टी रहेगी, वो हमारे MCQ के अंदर वापस जो होगी वापस क्लियर हो जाएगी, है ना। और MCQ हम बता दें कि हम PR, टारगेट और मिशन हाई बहुत प्रचलित बुक्स हैं, उनके भी हम MCQ सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, चौथा होता वो है सेंट्रोसोम। ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनेला है सेंट्रोसोम। ये क्या होते हैं कि जो सेंट्रोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं अंदर। मैंने कहा ना ये जो सेल है, चलो ये सेल का ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के पास में होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2। तो एन ऑर्गेनेला नियर द न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये किसके पास में होते हैं, न्यूक्लियस के पास में, और जिसके पास क्या होते हैं खुद के 2 सेंट्रियोल, जिसके 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द माइटोसिस the centrioles migrate to opposite poles of the cell and each form the center of the ester which the spindle bundle are attached। कुछ नहीं है कि जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन जब भी होता तो ये पूछा जाएगा एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रोमियर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रोमियर्स होते हैं, कि 2। अब ये क्या करते हैं, जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा ये एक इस पोल की तरफ छुप जाएगा और दूसरे इस पोल की तरफ चला जाएगा और जाकर के स्पिंडल बंडल से अटैच हो जाएगा। तो ये आपको मतलब नहीं रखना, अब जनरल से ये ध्यान रखना एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रोमियर्स होते हैं, कि 2, सॉरी कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया किसका, सेंट्रोसोम का कंप्लीट। अगली जो स्ट्रक्चर आती है वो है अगला क्या है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, यानी कि राइबोसोम हम कब से पढ़ रहे हैं, प्रोटीन बनाने की जो साइट है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है, राइबोसोम है, ठीक है। जो राइबोसोम होते हैं किससे अटैच होते हैं बताओ, ये होते हैं RER से अटैच, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं अटैच। तो इट इज अटैच्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प टू मेक इन द प्रोटीन। अगर ऐसे कोई राइबोसोम्स है ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अटैच नहीं है तो उसे बोलते हैं फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। जो किस में हेल्प करते हैं, ये भी प्रोटीन बनाते हैं, पर ये प्रोटीन सेल के नहीं बनाते, बॉडी के लिए नहीं बनाते, सेल के लिए नहीं बनाते, बल्कि ये साइटोसोल के लिए बनाते हैं। मैंने पढ़ा था ना फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके लिए प्रोटीन बनाते फ्री राइबोसोम, ठीक है। और दूसरा राइबोसोम ऑल्सो सिचुएटेड, और हमने ये भी पढ़ा था कि राइबोसोम और भी कहाँ देखने को मिल रहे थे हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने कहा ना माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम देखने को मिलते हैं। लास्ट है लाइजोसोम, और लाइजोसोम का दूसरा नाम होता है सुसाइड बेक। सुसाइड बेक ये क्या करता है, इट कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैपेबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन एंड सम कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्रेक कर देते हैं किसको, प्रोटीन को, और साथ ही साथ CH यानी कार्बोहाइड्रेट को ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लाइजोसोम तो मतलब कहने का मतलब अगर सेल का डाइजेशन कुछ है तो कौन करता है, तो कौन करता है, यही करता है, ठीक है। कुछ डैमेज टिश्यू होते हैं, उस डैमेज टिश्यू का भी डाइजेशन कौन करता है, ये लाइजोसोम करते हैं। अब 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया न्यूक्लिक एसिड, एक हो गया अपना DNA, RNA, एक क्रोमोसोम। लगभग 20-25 मिनट की और क्लास है जो कि हम अगली वीडियो के अंदर इसका डिस्कशन करेंगे।
अगर आप इसके अभी चाहो तो आप इन्हें नोट्स ये बना सकते हो, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे लगभग एमसीक्यू के अंदर वापस कवर होंगे, तो आपको रफ एक आइडिया रहेगा। और इससे ज़्यादा सेल के अंदर कभी क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए, ठीक है। और अगर आपको एमसीक्यू जो सेशन होगा अपना वो होगा लाइव होगा, ठीक है। उसका मैं टाइम आपको अभी बता भी दूंगा कि लाइव एमसीक्यू सेशन कब होगा। तो एमसीक्यू जो होंगे वो लाइव होंगे, सेल के फर्स्ट करेंगे, उसके बाद में आगे आगे के देखते रहेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको वीडियो की लिंक्स वगैरह कब लाइव होगा वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए 9636591860 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी सेल की एक क्लास रही, ठीक है। थैंक यू। और कमेंट के अंदर बता देना कैसी लगी, क्या कुछ है सीन, क्या कुछ जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो थैंक्स।